अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी और आप देख रहे हैं सासी किंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज बहुत ही अहम टॉपिक से हम बात करना चलते हैं सीधा नेशनल टॉपिक पर। तो नाज़रीन नेशनल टॉपिक में आज बहुत ही अहम टॉपिक है, तो उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पीडीएम की अहम मीटिंग जो कि आज हो रही है इस वक्त लाहौर में, और जिसमें मुबैना तौर पर आज शायद ऐलान किया जाए कि इस्तीफ़े दिए जाएँ या ना दिए जाएँ। और क्या देखेंगे क्या पीडीएम जमातें जो है वो इस्तीफ़ा देने पर रज़ामंद होती हैं, और क्या सबसे अहम चीज़ वो ये है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़ा देती है और क्या वो हिचकिचाहट का इज़हार करती है या वो अपनी सिंध गवर्नमेंट बचाती है या उसकी कुर्बानी देती है। तो ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बकिया जमातें जैसे मुस्लिम नून जो है उसका क्या स्टांस होगा, वो किस हद तक आगे जाएगी, और मौलाना फजल मान जो है वो आगे क्या खिचड़ी पकाड़ रही हैं और क्या उनकी आगे प्लानिंग है, तो उस वजह से हम नज़र दौड़ाएँगे। और इसी तरह हम लाहौर जलसे की प्रोग्रेस के बारे से भी डिस्कस करेंगे कि लाहौर जलसा आगे किस वक्त जा रहा है और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और हुकूमत की इस वजह से क्या हिकमत अमली होने जा रही है। तो इसके अलावा जो इंटरनेशनल टॉपिक्स बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया में होने वाले किसानों के साथ जुल्म और ज़्यादती, जिसमें इंडियन मोदी गवर्नमेंट जो है वो सब मुजालिम का पहाड़ इस वक्त उसने तोड़ दिया है किसानों पे, सिख भाइयों के ऊपर, और उनके ऊपर जो है उन्होंने एक तरह से यानी कि अनडिक्लेयर्ड वॉर यानी कि गैर एलानिया जंग जो है वो शुरू कर रखी है इंडियन मोदी गवर्नमेंट ने। और कोई भी अफसोस की बात यह है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो उसको कवरेज नहीं दे रहा और उसको किसी तौर पर भी उसको आगे नहीं दिखाया जा रहा, और किसी भी किस्म की इसकी प्रमोशन या इसकी कवरेज जो है वो नहीं की जा रही। तो उस वाले से मैं आपको बता चलूँ कि इसमें आखिर हुआ क्या है और क्यों ये किसान भाई जो है, सिख भाई जो हैं, ये इंडियन पंजाब में क्यों मुजाहरे कर रहे हैं और क्या मुजाहरे करने का मकसद क्या है, और इसके पीछे क्या चीज़ें, क्या मोदी की सोच का समय है कि उसने क्या ऐसा इकदाम उठाया है, उसने ऐसा क्या कानून पास किया है, एग्रीकल्चर लॉज पास किए हैं इंडिया में, जिससे किसानों को लगता है कि ये उनके खिलाफ है और इनकी हकतरफी और उनके खिलाफ साजिश है गहरी और कानूनी। तो उसमें हम ये देखेंगे कि क्या मोदी जो है वो दोबारा से सरमायादारों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने जा रहा है और क्या उस वाले से उसकी आगे हिकमत अमली क्या होगी, दूसरे देखेंगे। तो इसके बाद मज़ीद जो इंटरनेशनल टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि अब मिडल ईस्ट जो है वो उस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो इसराइल के ब्लॉक में जो है अब घिरता जा रहा है, और इसराइल जो है मुकम्मल तौर पर अपना जो होल्ड है वहाँ पर मजबूत से मजबूत करता जा रहा है। और इस वजह से अब जो एलानी तौर पर जो है वहाँ पर इसराइल जो है अपने कदम जो है वो जमाना शुरू कर दिए हैं, उसने हर शोबे में जो है वो अपना पंजे जो है वो गाड़ना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस वजह से अगर हम देखें सऊदी अरब तो सऊदी अरब अभी तक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सख्त है, और वो सब बोल्ड स्टेप ले रहा है इसराइल के ख़िलाफ़। और ये देखना बाकी है कि इस सऊदी अरब जो है वो कहाँ तक जाता है इसराइल के ख़िलाफ़, और क्या मोहम्मद बिन सलमान की इसके हवाले से पूरी कोई हमायत हासिल है। जो इस वक्त जो उनके वज़ीर ख़ारजा और जो दूसरे अहम जो वज़ीर हैं वो जो बयान दे रहे हैं इसके ख़िलाफ़, क्या उनकी हमायत शामिल है उनको उसकी यानी कि मोहम्मद सलमान की। इस वक्त हम नजर आएंगे नेशनल टॉपिक हमारा पहले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पीडीएम का आज होने वाला अहम इजलास, और जिसमें हम देखेंगे कि क्या पीडीएम की जमातें जो हैं वो इस्तीफ़ों का ऐलान करती हैं और या नहीं करती हैं, और क्या ये इस्तीफ़ा देने से कोई ऐसा सियासत में हलचल पैदा होगी भी या नहीं, और क्या इसमें कोई ऐसा इम्पैक्ट होगा भी, क्या हुकूमत बस का कोई असर पड़ेगा भी। तो इस वजह से हम डिस्कशन करेंगे। तो उसमें हुआ कुछ नहीं कि पीडीएम का लाहौर में इस वक्त इजलास मुनक़िद हो रहा है, इस वक्त चल रहा है इस वक्त इजलास, और इसमें पीडीएम जमातें जो हैं वो इस वक्त लाइला अमल इख्तियार करेंगे कि वो आगे फ्यूचर में किस तरह से आगे अपनी हिकमत जो तय करेंगे। तो उसमें जो इस वक्त जो है वो मुस्लिम नून की जो अरकान असम्बली है वो तो तैयार है, वो कहते हैं कि हम इस्तीफ़ा देंगे तैयार। इसमें सैफुल मुल्क खोकर, इसके अलावा जो अफजल खोकर, उसके अलावा जो एक और थे इनके मुस्लिम के जो अरकान असम्बली थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है पेश कर दिया है। तो इनका अगर देखें तो इनके तो खिलाफ पहले ही केसेस जो हैं वो उसमें एंटी करप्शन और दूसरे महकमा जात में केसेस जो पेंडिंग हैं, अफजल खोकर के खिलाफ, हम लोग के खिलाफ, दीगर अरकान के खिलाफ। तो इनके इस्तीफ़ों की अगर अहमियत देखें तो ये इस्तीफ़े दे भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जहाँ तक बात रही कि क्या मुस्लिम उनके तमाम अरकान मरीम नवाज़ के कहने पर इस्तीफ़ा देंगे, तो ये भी बहुत अहम बात है। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि 50% से 60% जो मुस्लिम के अरकान सूबाई असम्बली और अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और मरीम नवाज़ की पॉलिसी से डायरेक्ट इख्तलाफ करेंगे। हालांकि शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ से जो मुलाकात की थी उसमें उन्होंने कहा था कि मैं मरीम नवाज़ की पॉलिसी का एंडोर्स करता हूँ और इसमें उनकी पॉलिसी की हिमायत करता हूँ, वो जिस तरह की पार्टी का लीड कर जाए वो लीड कर सकती हैं और मेरी मुकम्मल सपोर्ट उनको हासिल होगी। तो लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि PMLN के जो 50 से 60% जो अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी का तो 100% यकीन है कि वो किसी सूरत भी इस्तीफ़ा जो है वो नहीं देगी।
और वो कभी भी अपनी सिंध गवर्नमेंट की कुर्बानी नहीं देगी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए एक सोने की चिड़िया है, जिसमें जो कि उनको जिससे वो कहते हैं कि वो अपना अभी तक जो है एक ऐसे राज्य कह लें या अपनी हुकूमत जब वो कायम रखे हुए हैं सिंध में। तो उस अगर वो सिंध गवर्नमेंट छोड़ते हैं या सिंध गवर्नमेंट तहलील करते हैं, इस्तीफ़ा का ऐलान करते हैं कौमी असम्बली से और सिंध असम्बली से, तो इसके बाद फिर पीपल्स पार्टी को तो मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा सिंध से भी और फिर दूसरी जगहों से भी। तो पीपल्स पार्टी से देखते हैं कि क्या ये हमाकत करती है और क्या ये गलती करती है, तो ये भी देखना बाकी है। और क्या पीपल्स पार्टी कोई नया लॉलीपॉप देती है ऐसा पीडीएम को, क्या मौलाना फजल मान करके हम चलिए आप इस्तीफ़ा लेके रख लें, सालों जमा करके रख लें, तो बाद में जब हम फाइनल डिसाइड करेंगे तब हम किसी मुनासिब वक्त पे इस्तीफ़ा दे देंगे। अभी तो हम ये कह लेते हैं कि इस्तीफ़ा जमा करके रख लेते हैं सारे पार्टियों के अरकानों के, तो उसके बाद जब मुतफ़िक़ का फैसला हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इकट्ठे इस्तीफ़ा दे देंगे। तो मैं आपको कहता हूँ कि जब भी वक्त आएगा इस्तीफ़ा देने का, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नहीं देगी, ये लिखी हुई तहरीर शुदा बात है। और ये है कि पीपल्स पार्टी जो है कभी भी सियासी खुदकुशी जो है वो नहीं करेगी। और पीपल्स पार्टी को पता है कि पीपल्स पार्टी की जान जो है वो सब सेनेट में है, और सेनेट में अगर उसकी एक सही तरह खो दी इससे पीपल्स पार्टी ने सेनेट में, तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी को पता है कि उसके हाथ से जो खेल है उनको मतलब उसके हाथ से निकल जाएगा और फिर उसके हाथ में सिर्फ रेत बाकी रह जाएगी। और रेत जो होती है वो तो वक्त पता है कि हाथ से फिसलते उसको वक्त नहीं लगता है। तो इसी नहीं है कि जिस तरह वक्त और रेत जो है वो गुजरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, तो वो उसको आप रोक नहीं सकते, किसी तरीके से भी स्टॉप नहीं कर सकते। ना वक्त को रोक सकते हैं, ना ही आप मुट्ठी में रेत को आप रोक सकते हैं कि वो नीचे गिरे और ख़त्म हो जाए। तो पीपल्स पार्टी के पास पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसको जो है कोई बड़ा नुकसान फ्यूचर में हो, क्योंकि वो अभी अपना ये वाला फ़ायदा नहीं देखे, वो अपना फ्यूचर वाला फ़ायदा भी देखे कि फ्यूचर में उसको कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो इस वजह से एक लेटेस्ट खबर भी आई थी कि पीपल्स पार्टी जो है मुबैना तौर पर जो है उन कॉन्टैक्ट करने लगी है एक अहम शख्सियत से, कि उनसे मदद मांगी कि आप हमारी मदद करें और हमारे जो मसला जो है वो हल कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो अहम शख्सियत जब न्यूट्रल लेंगी और किसी से भी इन मामला जो है वो अपने आप को नहीं लाएंगी, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया है कि वो इस मामले में कि सियासत में उनको ना लाया जाए और ना ही उनको इसमें उनका रोल जो है वो उनका लाया जाए इस टाइम। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बार बार कोशिश करती हैं कि उनको ड्रैग करें, आके उनको पॉलिटिक्स में लेके आएँ, दोबारा सियासत में लेके आएँ। तो लेकिन मैं सलूट करता हूँ उनको कि उन्होंने अभी तक अपने को सियासत जो है मुकम्मल तौर पर अलग रखा हुआ और उनको कहते हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस वाले से अगर देखें तो पीपल्स पार्टी जो है वो उस वक्त अब बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिक्स कर रही है। तो अब देखना ये कि क्या वो सियासी खुदकुशी करती है, क्या वो इस्तीफ़े देती है। और जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है तो वो यही है कि पीपल्स पार्टी है कभी भी इस्तीफ़े नहीं देगी, मौलाना फजल मान के कहने पर भी देगी और ना ही नवाज शरीफ के कहने पर देगी। लेकिन नवाज शरीफ और मौलाना फजल मान जो है वो सब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो चाहते हैं कि अगर आज इस्तीफ़ा का ऐलान करना चाहे करना पड़े तो वो आज इस्तीफ़ा का ऐलान कर दें, आज वो असम्बली से बाहर आ जाएँ और तहरीक चलाएँ और इस तरह से हुकूमत को जो है वो घर बैठें। लेकिन उनको पता है कि वो हुकूमत को जो है किसी भी गैर कानूनी तरीके से जो है वो घर नहीं बैठ सकते। उनके लिए उनको जितने भी कानूनी रस्ते हैं वही उनको अपनाना पड़ेंगे। यानी कि अगर उनके पास मेजोरिटी है कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, उनके खिलाफ अदम एतमाद वो लेके आ सकते हैं और हुकूमत चेंज कर सकते हैं। लेकिन उनको भी पता है, पीपल्स पार्टी को पता है, मुस्लिमों को भी पता है कि उनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं है और ना ही उनके पास इतनी वो कहते हैं कि उनके पास इतना मॉरल ग्राउंड है कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक ला सकें और वो तहरीक कामयाबी हो सके। तो इस वाले से अगर देखें तो ये जो इजलास है मरीम नवाज़ का या जो पीडीएम का जो इस वक्त हो रहा है, तो ये एक तरह से लाहासिल इजलास होगा और इसमें पीडीएम जहाँ तक कि इख्तिलाफ़ जो खुल के आपको नज़र आएंगे, सामने नज़र आएंगे। हालांकि बाहर आगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तो यही कहा जाएगा कि जी हम ये अभी सोच रहे हैं, हम ऐसा कर लिया इस्तीफ़ा देने का, लेकिन हम उसका ऐलान बाद में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि वो आगे चलेंगे। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि इसका हुकूमत के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला। हुकूमत जो है अगर ये ऑपरेशन फ़र्ज़ कर लें कि अगर इस्तीफ़ा दे भी देती है तो हुकूमत जो है वो उन पर ज़िमनी इलेक्शन करवाएगी और ज़िमनी इलेक्शन करवा के जो है वहाँ पर हो सकता है कि फिर हुकूमत के अरकान की तादाद में इजाफा हो जाए और फिर हुकूमत की जो मेजोरिटी है कौमी असम्बली में वो ज़्यादा हो जाए। तो ये देखना है कि क्या अपोजिशन है कि रिस्क लेती है और क्या वो इस तरह का कोई बड़ा रिस्क लेती है। और मुझे पता है, मुझे पूरी मेरा कि वो किसी भी गारंटी के बगैर जो है अपोजिशन को कभी भी ये रिस्क नहीं लेगी और अपोजिशन को अभी तक ये गारंटी नहीं मिली और ना ही अपोजिशन जो है वो ये इस्तीफ़ा देने जा रही है फ्यूचर में। तो इसी से चलते हैं इंटरनेशनल बहुत ही अहम टॉपिक है। तो सबसे सीधा इंडिया में होने वाले किसानों के ऊपर मज़ालिम और जुल्म ज़्यादती के ऊपर कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं उन्होंने इससे जुल्म की इंतहा कर दी है माइनॉरिटीज़ के ऊपर। पहले उन्होंने कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया, आर्टिकल 370 ख़त्म किया, 35 से ख़त्म किया, फिर नहीं
कश्मीर के मुसलमान पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़ दिए वहाँ पे, और सब मुसलमान की ज़मीनें जो थी वो ज़बरदस्ती उनसे हथिया ली गई, वहाँ पर अब ज़बरदस्ती जो है वो इलाके के आबादी का तनासब जो है वो तब्दील किया जा रहा है। तो इसी तरह अब फिर इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, फिर उसमें उन्होंने मुसलमान के खिलाफ एक नया इम्तियाज़ कानून लेके आया कि जी जो अब उनको शहरियत नहीं मिल सकती, मुसलमान जो है वो शहर के काबिल नहीं है, और फिर मुसलमान को दूसरी जगह शहरी करार दे दिया गया। तो इस तरह में ये फिर आया। फिर उसके बाद अब जो तीसरा मोदी ने जो इक़दाम किया वो किया कि उन्होंने एक एग्रीकल्चर लॉ जो है, नया ज़राई कानून जो है वो मुतारिफ किया, जिसके तहत जो है किसान जो है वो अब उनको जो पहले सपोर्टिंग प्राइस होती थी, गवर्नमेंट की इमदादी कीमत होती थी, वो उनको एक्सपोर्ट होती थी कि इसके कम कीमत पर जो है वो आप नहीं जो फसल है वो नहीं खरीद सकते। तो अब जो ये नया कानून इसमें कहा गया है कि कोई भी शख्स किसी भी रियासत से हो, किसी भी जगह से ताल्लुक़ हो, वो जाके किसी भी जगह से जाके किसी भी कीमत पर जो है वो फसल जो है वो ख़रीद सकता है, सेल और परचेज़ कर सकता है। तो उसको कानून में हक दिया गया। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो किसान है वो किसी भी जगह किसी भी अदालत में इस कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा जुल्म हो जाती है इस वक्त इंडियन किसानों के साथ, और ख़ास तौर पे पंजाब के किसानों के साथ और सिख कम्युनिटी के साथ जो है वो ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाती है कि मोदी गवर्नमेंट एक तरह से उनका गला भी काटे हैं, कह रहे हैं कि वो शोर भी ना मचाएँ, और इस तरह से वो मीडिया में आके वो रौला भी ना पाएँ, यानी कि आवाम को भी ना बताएँ। और इस वजह से चूँकि इंडिया का 98% जो मीडिया है, प्राइवेट मीडिया भी इंक्लूड कर ले उसमें, तो वो सब मोदी का RSS का नज़रिया जो है वो प्रमोट करा, उसका प्रचार करा, उसको आगे लेके चल रहा है। तो ये आगे देखें तो फ्यूचर में जो है ये इंडिया का जो है अब फ्यूचर जो है वो इस वक्त इंतहाई ख़तरे में है, और उसका सेकुलर चेहरा जो बुरी तरह बेनकाब हो गया है दुनिया के सामने भी, और दूसरे के सामने भी। और इस वक्त दुनिया की पूरी दुनिया की वर्ल्ड कम्युनिटी जो है उस वक्त मोदी को कंडेम कर रही है, मोदी के इस इक़दाम की मज़म्मत कर रही है, और किसानों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है इस वक्त। और इस वक्त ना सिर्फ कश्मीर में सिख कम्युनिटी है वो ना सिर्फ पंजाब में इस वक्त मुजाहरे कर रही है, बल्कि वो सब लंदन में, कनाडा में, और अमेरिका वाशिंगटन DC में, और उसका हर जगह वो है जो सिख कम्युनिटी है वो एहतजाज कर रही है, और इस काले कानून के ख़िलाफ़ जो है वो मुजाहरे जारी हैं। और एक तरह से बहुत ही अच्छा यूनिटी का मुजाहरा किया जा रहा है सब सिख कम्युनिटी की जानिब से। और जो इंडिया में जो मुजाहरे हो रहे हैं वो बहुत ही अहम है, और इस वजह से जो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उससे किसी किस्म की भी उनको सपोर्ट फराहम नहीं कर रही है, ना ही उनसे किसी किस्म की मुज़ाकरत किया जा रहा है, ना ही उनसे किसी किस्म का उनको रिलीफ फराहम किया जा रहा है, ना ही उनसे बल्कि उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनके ऊपर सेलिंग की जा रही है, उनके वाटर गन यूज़ की जा रही है, उनके खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे यूज़ किए जा रहे हैं ताकि उनको डिस्पर्स किया जा सके। लेकिन और शायद की बात ये देखें कि इंडियन मीडिया उनको, इंडिया का जो मोदी का मीडिया है वो क्या बातें कर रहा है जी कि इन किसानों को क्या पता, ये तो जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गवार होते हैं, इनको क्या पता, इनको अंग्रेजी कहाँ से आ गई है वो है। तो इस तरह की बातें करना ये तो बच्चों वाली बातें हो गई, या ये कैसे वो होगी कि आप किसी भी कम्युनिटी को कुछ नहीं समझते, आप ना मुसलमानों को कुछ समझते हैं, ना आप सिखों को समझते हैं, ना आप निश्चित के हिंदुओं को समझते हैं। तो आप फिर समझते क्या हैं आप, यानी कि सिर्फ RSS और बड़ी ज़ात के हिंदुओं को आप सिर्फ वो प्रमोट करना चाहते हैं, नहीं क्या चाहते हैं कि सिर्फ उनका राज हो इंडिया के ऊपर, और ज़ात पात का वही सिस्टम जो है वही जिसको आगे चलता रहे, तो उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये इंतहाई मज़ाक़ बात है। और उसमें ये देखा जाए कि अब अगर मोदी ने मज़ीद इसको किसी किस्म का एहतजाज किया, ये मुजाहिदीन के ऊपर किसी किस्म का भी लाठी चार्ज किया या किसी किस्म का भी उन्होंने तशद्दुद करने की कोशिश की, तो इंडियन फ़ौज में जितने भी सिख जो हैं सिख जवान जो मौजूद हैं वो ना सिर्फ इस्तीफ़ा दे देंगे अपनी रेजिमेंट से, अपनी यूनिटों से, और साथ साथ वो जाके इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ भी बरसे पैकार होंगे और इंडियन गवर्नमेंट को भी मुँह तो और दंदान शिकंजा जवाब देंगे। तो इस वक्त मोदी जो है वो एक दो-धारी तलवार के ऊपर, दो-धारी रस्सी के ऊपर या दो-धारी तलवार के ऊपर चल रहा है, एक ख़तरनाक रास्ते पे और ख़तरनाक एजेंडे के ऊपर चल रहा है, ज़ायनिस्ट एजेंडे के ऊपर चल रहा है। यहूदियों को उसी एजेंडे को फॉलो कर रहा है कि भाई वन नेशन को प्रमोट कर रहा है उस इंडिया में, और कह रहा है कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है। जैसे कि 1947 में आपने देखा था कि उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि हिंदुस्तान जब सिर्फ हिंदुओं का है और हिंदुस्तान में सिर्फ एक कौम आबाद है, वो सिर्फ हिंदू है। तो उस वक्त कायद मोहम्मद जिन्ना ने कहा था कि हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि दो कौमें आबाद हैं, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान, और मुसलमान हर लिहाज से एक अलग कौम है। तो उस वक्त फिर जब दो कौमें नजरिया कानून पेश किया तो उस वक्त फिर अंग्रेज़ों को समझ आया कि नहीं, वाकई हिंदुस्तान में सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि दो कौमें मौजूद हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान का क़याम माज़ वजूद में आया। तो इस वक्त अब सिख भी जो हैं वो उसको यकीन हो चला है कि जिस वक्त सिख हिंदू हैं वो सब फिर वन नेशन थ्योरी जो है प्रमोट कर रहे हैं इस इंडिया में, और अगर सिख कम्युनिटी को खामोश चाहिए तो उनको पता है कि उनका फ्यूचर भी तारीखहीन होगा इंडिया के परचम तले या इंडिया के साए तले। तो अब देखने हैं कि आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो भी इस वाले से सिखों ने जो है इस वक्त
सिख कम्युनिटी ने जो है इस वक्त इंडिया में भारत बंद एहतजाज का ऐलान किया था। तो आज जो है वो इंडिया में टोटल जो है वो तमाम सड़कें जो थी वो इंडिया की वो जो नई दिल्ली की सड़कें थी वो बंद कर दी गई हैं। सिख कम्युनिटी ने मुकम्मल तौर पर रोड ब्लॉक्स कर दी हैं, ना सिर्फ नई दिल्ली के बल्कि मुख्तलिफ शहर अहम शहर हैं जो है वो ब्लॉक कर दी गई हैं। और ये एहतजाज से जो है उसी पैमाने पर बढ़ा दिया जाएगा अगर इंडिया ने इनका मुताबिक ना माने और इनके मुताबिक को अहमियत ना दी। और इसी तरह वो माइनॉरिटीज़ को थी इंडिया जो है इंडियन गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट जो है वो इसे माइनॉरिटीज़ को क्रश करती रही तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि मोदी जो है अपने हाथों से इंडिया के तबाही का सामान जो है वो पैदा करेगा और इंडिया को 2 लाख भी कर सकता है। तो ये देखना बाकी है कि कैसे कम्युनिटी का ये एहतजाज जो है वो रंग लाता है या नहीं। तो ये तो उनके एहतजाज के ऊपर है। तो इस वजह से जो इंडिया ने सिख कम्युनिटी ने जो लंदन में प्रोटेस्ट किया था वो बहुत ही अहम प्रोटेस्ट था, वो बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार किस्म का शानदार किस्म का प्रोटेस्ट था, जहाँ पे सिख कम्युनिटी ने वहाँ पे जब लंदन में इंडियन हाई कमीशन ऑफिस के सामने यानी इंडियन एम्बेसी के सामने जो लंदन में जो एम्बेसी है इंडिया की उसके सामने जब प्रोटेस्ट किया, ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट था, लाखों का मजमा था वहाँ पर और बहुत ही शानदार और जानदार किस्म के नारे लग रहे थे, जो ज़ोरदार स्ट्रॉन्ग्स लगाए जाते थे। तो वहाँ पर भी इंडिया के जो एम्बेसी के जो एहलकार थे वो फ़ौरी तौर पर इंडिया के परचम उतार के अंदर ले गए एम्बेसी के और इंडिया का परचम था वो रिमूव कर दिया गया एम्बेसी के ऊपर से। तो इंडिया के एम्बेसी के हल्का इतने खौफजदा हो चुके हुए थे कि कहीं वो एम्बेसी के ऊपर हमला ही ना कर देंगे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो हालांकि उनको पता नहीं है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, पुरअमन मुजाहिरीन है और इनका जो जितना भी एहतजाज है वो पुरअमन है और वो किसी किस्म का भी ना ही वो बिलीव करते हैं तशद्दुद के ऊपर, ना ही वो बिलीव करते हैं किसी किस्म के तोड़ फोड़ जलाओ के ऊपर। लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट जो है जो उनको मुश्किल कर रही है, उनके खिलाफ लाठीचार्ज कर रही है, उनके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे यूज़ करिए, वाटर कैनन यूज़ करिए, मतलब उससे मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ कर रही है जिससे उनको डिस्पर्स किया जा सके, उनके एहतजाज को ख़त्म किया जा सके। लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका पाला जो है वो किस कौम से पड़ा है और सिख कम्युनिटी जो है वो सब बहुत ही बहादुर कौम है। और वो उस वक्त आखिर मोदी ने ये काला कानून जो है जो एग्रीकल्चर लॉज हैं वापस ना लिए तो इंडियंस जो सिख कम्युनिटी है, जो पूरी तरह की सिख कम्युनिटी है, वो मोदी को उसकी नानी याद करवा देगी। तो ये देखना बाकी है। तो मोदी जो है वो इस बात को अपने ध्यान में रखे और अभी तो सब बाहर बंद किया है, तो कल को अगर उन्होंने मोदी के घर का घेराव कर लिया तो इसको फिर आप इसको कैसे रोकेंगे और फिर मोदी को भागने की फिर कोई जगह नहीं मिलेगी। तो इसमें यही है कि मोदी जो है वो अकल का मुजाहरा करे और ये अगर तो वो चाहता है कि आगे कंटिन्यू करे गवर्नमेंट को। तो उनको पता है कि मोदी ने आप देखें ट्रिक्स खेला है, मोदी कहता है कि हम इसमें तरमीम कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो किसान जो हैं वो बहुत ही माशाल्लाह समझदार हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म की तरमीम इसमें कबूल नहीं करेंगे, किसी किस्म का अल्टरेशन, किसी किस्म की अमेंडमेंट, किसी किस्म का कोई भी लफ्ज़ों का हेर फेर जो है इस कानून में नहीं मानेंगे, उसको नहीं तस्लीम करेंगे। बल्कि हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा कानून जो है जिसमें मोदी ने इंट्रोड्यूस करवाया, एग्रीकल्चर लॉज जो नए एग्रीकल्चर लॉज जो मोदी ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं किसानों के ख़िलाफ़, तो उनको कहते हैं पूरा का पूरा ये कानून जो है वो वापस लिया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, इसको रिपील किया जाए, इसको फिनिश किया जाए, इसको इनके मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया, इसका खात्मा किया जाए। तो आप देखने कि अगर मोदी इसको हमला करता है, अगर मोदी ने अगर मोदी जो है वही वन नेशन पॉलिसी के ऊपर वो कारबंद रहा या उसके ऊपर गामजन रहा तो फिर इंडिया जो है वो उसका अंजाम भी जल्द या बदेर इसराइल की तरह ही होगा। क्योंकि इसराइल अभी तो आपको बज़ाहिर देखने में बहुत ही ताकतवर नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसका अंजाम करीब आएगा तो फिर आपको लगेगा जिस तरह से आप देखेंगे कि एक विरासत जो होती है वो किस तरह मिट्टी की है, रेत की या आप कहने ना घनौंदे की मानने साबित होगी कि उसका शराजा उसी तरह बिखरेगा जिस तरह से अब मेरे ज़हन में मिसाल सामने नहीं आ रही तो मैं कैसे आपको बताऊँ, यानी कि उसी तरह जिस तरह आप रेत का वो घर बनाते हैं ना समुद्र के किनारे और समुद्र की लहर आती है, लहर आके उस घर के उस घनौंदे को मुकम्मल तौर पर उसको फ्लैट करके चली जाती है, उसको दबा करके चली। तो ये इसराइल और इंडिया का भी इसी तरह मामला है कि अभी तो ज़ाहिर आपको बहुत ही ताकतवर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही वो जोशीले ये वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब इनका अंजाम करीब होगा, जब इनका ख़ात्मा करीब होगा तो ये आपको पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आएंगे और पत्तों की तरह जो है इनका जो ख़ात्मा जो है आपको नज़र आएगा। तो बात अगर इसराइल की हो तो इसराइल की बात ही कर लेते हैं। तो इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो सब अरब ममालिक के साथ बेहतर हो रहे हैं और यूएई के साथ ताल्लुकात उसके बहुत ही बेहतर हो चुके हुए हैं और अब जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है मुख्तलिफ शोबों में। लेकिन जहाँ तक बात है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो हैं वो एक बार फिर जो है नॉर्मलाइजेशन के इतने करीब पहुँच चुके हुए थे, लेकिन अब फिर ताल्लुकात जो है फिर गंभीर हो चुके हुए हैं ताल्लुकात सऊदी अरब और इसराइल के।
हुआ कुछ यूँ कि मनामा में डायलॉग हो रहा था, मनामा डायलॉग के नाम से, 2020 के नाम से। तो उसमें सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा और इसके अलावा जो इसराइल के वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी आपस में मिडभेड़ हो गई, झड़प हो गई और सख्त लफ्ज़ों का, सख्त जुमलों का तबादला हुआ वहाँ पे। इसराइल और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के तुर्की बिन फैसल नाम था, और वैसे तो फैसल बिन फरहान उनके हैं वज़ीर ख़ारजा ऑफिशियल हैं। और जो तुर्की बिन फैसल की झड़प हुई थी इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के साथ, और वहाँ पे सख्त लफ्ज़ों जुमलों का तबादला हुआ। और सऊदी अरब ने अपने उसी मौक़िफ़ का इज़हार किया कि हम जब तक फ़लस्तीन के वो जो 1967 वाला मामला है उसके ऊपर जब तक मामला नहीं जाता और आज़ाद फ़लस्तीन यासर क़याम के मामले में नहीं लाया जाता, तो हम उस वक्त तक इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो कायम नहीं करेंगे और उसको तस्लीम नहीं करेंगे। और इसराइल जो है वो उसके खिलाफ काफ़ी इनके उसको एक्सपोज़ किया उन्होंने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने, और उन्होंने कहा कि किस तरह से इसराइल जो है वो फ़लस्तीन की नस्ल कुशी कर रहा है, किस तरह से उनका जेनोसाइड किया जा रहा है फ़लस्तीनियों का, और किस तरह से बच्चों को अगवा किया जा रहा है फ़लस्तीन में, किस तरह से मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की आदमी की तरफ से फ़लस्तीन के ऊपर। तो ये एक बहुत ही हैरानकुन और ज़बरदस्त किस्म का एक्ट था सऊदी की तरफ से। और ये झड़प जो है वो क्या मोहम्मद बिन सलमान के इल्म में थी और क्या मोहम्मद बिन सलमान की इसकी हिमायत हासिल है, तो ये भी देखना बाकी है। और ये हालात अभी जो हल्की झड़प हुई है सऊदी अरब और इसराइल की, तो क्या ये हालात मज़ीद ख़राब होती हैं और क्या सऊदी अरब जो है वो अब एक सख्त स्टांस लेने जा रहा है, सख्त किस्म का मौक़िफ़ लेने जा रहा है, सख्त किस्म का स्टांस लेने जा रहा है इसराइल के खिलाफ। और तो ये अभी फ्यूचर में पता चलेगा, तो फ्यूचर में वक्त में अभी देखेंगे कि हालात जो किस रुख बदलते हैं और किस रुख में इसका जाता है। लेकिन हमारी दुआ ये है कि जो भी मामला हो, जो भी हालात हों, उनका इस मुस्लिम दुनिया पे और इस पाकिस्तान पे, खुद पाकिस्तान पे उसका मस्बत असर होना चाहिए। और पाकिस्तान की जो अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने इसी तरह हिफ्ज़ मान में रखे और पाकिस्तान को इस तरह कर्म जो जारी रखे और पाकिस्तान को मुश्किलात से और इन दुश्मन के नपाक अज़ाइम से महफूज रखे और इसे अल्लाह ताला पाकिस्तान अपने फजल कर्म और रहम जारी और सारी रखे। तो इन्हीं दुआओं के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर कीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।